एक 15 साल की बच्ची लगातार 2.5 घंटों तक मदद की पुकार करती है, लोगों के दरवाजे खटखटाती है। इस दौरान उसे कई दुकान, कई घर, कई पेट्रोल पंप, कई ढाबे मिलते हैं। सबसे वो मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, मगर अफ़सोस की बात है कि इस 2.5 घंटों में उसे कोई इंसान ही नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो उज्जैन महाकाल की नगरी की घटना है। और यहाँ एक 15 साल की लड़की, जिसका नाम है गुड़िया, वह 2.5 घंटों तक आधे अधूरे कपड़ों में, उसने शरीर पे आधे ही कपड़े थे, ऊपर के वस्त्र उसने पहने थे, नीचे के उसके वस्त्र थे ही नहीं। वो 2.5 घंटों तक जैसे तैसे रेंगते हुए, घसीटते हुए खुद को आगे बढ़ा रही थी और लोगों के दरवाजे खटखटा के उनसे मदद मांग रही थी। कुछ लोगों ने उसे सुबह सुबह भिखारी आ गए करके भिखारी समझकर भगा दिया। कुछ लोगों ने उसे मानसिक रूप की रोगी समझकर आधे कपड़े में देखते हुए भी उसे वहां से भगा दिया। इतना भी नहीं कि उसे एक छोटा-सा कपड़ा ही दे दिया जाए कि वो अपने अंग ढक ले। वो लड़की लगातार आगे बढ़ती है और सबसे किसी तरह से इशारों में या अपनी भाषा में, कोई लोग उसकी भाषा नहीं समझ रहे थे, कोई लोग उसके इशारे नहीं समझ रहे थे। वो तड़पती-तड़पती बहुत दूर 8 किलोमीटर तक जाती है और अफ़सोस की बात है कि कोई उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं होता है। हालाँकि बीच में कई घर भी आते हैं, घरेलू लोग भी उसे देखते हैं, मगर कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इस इंसानियत किस कदर हमारे बीच में खत्म हो चुकी है, ये घटना उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आगे पहुंचते तक एक वो आश्रम, दांडी आश्रम में पहुंचती है उज्जैन के, और वहां के एक पुजारी थे जो कि बहुत ही जल्दी में कहीं जाना चाहते थे। उनकी नजर इस बच्ची पे पड़ती है और उनसे रहा नहीं जाता। वो उसे बुलाकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो। और लगातार उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। ये पुजारी जी भी ध्यान देते हैं और सबसे पहले तो वो अपना जो पुजारी जो लगाया करते हैं गमछा, वो उसे देते हैं और उसको उस कपड़ों की तरह वो लपेट लेती है। मानने की बात है कि जब उसे बच्ची को वो कपड़ा मिलता है अपने अंग ढकने को, तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया। वो थोड़ी-सी शांत हो जाती है उस कपड़े को पाने के बाद कि वो कुछ समझा पाए किसी को। वो लगातार अपने हाथों से अपने शरीर को ढकती हुई जा रही थी। इस स्थिति को सोच पाना ही अपने आप में बहुत झंझोर देने वाली बात है कि कोई लड़की कैसे अपने आप को छुपाते हुए इतनी दूर चल रही है और उसका कोई मदद करने वाला ही नहीं है। सब दिन दहाड़े सब सब जाग चुके हैं, सब उसे देख रहे हैं। सुबह-सुबह की बात है, 7-8 बजे की बात, और किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। वो पुजारी उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है बेटा, क्या हुआ, तुम कहाँ से हो? मगर वो कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं लग रही थी। कुछ बातें वो इशारे में कर पा रही थी। तो वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें कुछ खाना है, पीना है? तो वो उस बात पे हामी भरती है। तो फौरन अपने आश्रम से एक आचार्य को बुलाते हैं, राहुल नाम होता है उन आचार्य का, और उनसे कहते हैं कि इनके खाने का इंतजाम करो। कुछ खाने पीने को उसके लिए लाते हैं और वो खाती है। इस बीच जो राहुल आचार्य होते हैं वो 100 नंबर पे जो कि हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है, उस पे कॉल करने की कोशिश करते हैं, और उस पे कॉल करने पे सबसे पहली बार तो फ़ोन नहीं लगता है, दूसरी बार पे भी फ़ोन नहीं लगता है, तीसरी, चौथी, कई बार वो इमरजेंसी हेल्पलाइन, जिसमें जहाँ तक हम और आपको बताया जाता है कि एक कॉल की दूरी पर आपसे पुलिस है, यहाँ पर 5-6 बार की कॉल पर भी पुलिस से कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है, तो पुलिस कहाँ से आएगी? ये सोचने वाली बात है कि इमरजेंसी हेल्पलाइन का क्या मतलब हुआ जब इमरजेंसी पे ही पुलिस सुविधा पे नहीं आ सकती है। हालाँकि वो जो आचार्य होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करने की। जब संपर्क नहीं बन पाता है, तो आस-पास जो पुलिस थाना है, उनके एरिया से जो सबसे पास पुलिस थाना है, वो किसी के ज़रिए बहुत मेहनत मशक्कत के बाद पुलिस तक कॉन्टैक्ट कर पाते हैं और पुलिस को वहाँ बुलाते हैं। उस समय तक उस लड़की की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसके एक्सटर्नल पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी थी। पुलिस मौके पर आती है, पुलिस उस बच्ची को फ़ौरन अस्पताल में भर्ती करती है और किस तरह से उसके घर वालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। शुरुआती टाइम पे तो उस लड़की का पहचान कर पाना, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, बड़ा मुश्किल लग रहा था। पुलिस ने आस-पास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले। लगभग 72 घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा कि कैमरों पे देखा गया कि लड़की आई कहाँ से है, और कई कैमरा खंगालने के बाद और कुछ जानकारी इधर बच्ची से भी मिलने के बाद उसके घर वालों को कॉन्टैक्ट किया गया। हालाँकि जब जब भी बच्ची होश में आती है, अपनी माँ को ही पुकार रही थी।
जब उसके घर वालों की जानकारी मिली तो पता चला कि वो अपने भाई और अपने दादा के साथ रहती है। उसकी माँ तो उसे कई साल पहले भी छोड़ के जा चुकी है और उसके जो पिताजी हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो कुछ भी प्रोसेस कर सके। तो जो भी उनके उसके गार्जियन हैं वो उसके ब्रदर और उसके दादाजी ही होते हैं। उन दोनों को बुलाया जाता है उज्जैन। जब इस मामले की तह तक पुलिस जाती है तो पता चलता है कि सतना एमपी में इस बच्ची का एक मिसिंग कंप्लेन लिखाया गया था, जो कि इसके भाई और दादा ने करवाया था। दरअसल ये बच्ची 8वीं कक्षा की एक छात्र है, सतना में ही पढ़ाई करा करती है। छात्रावास की एक परीक्षा हुआ करती थी, परीक्षा होती है अक्सर। उस परीक्षा पे वो शामिल होने के लिए अपने स्कूल की तरफ से जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद किसी मिस्टेक या किसी गड़बड़ के जरिए उसे पता चलता है कि उसका रोल नंबर ही शामिल नहीं है, वो इस परीक्षा को दे ही नहीं सकती है। इस परीक्षा को जब वो दे नहीं सकती है तो उसे वहां बाहर वेट करने का समय था। अब वो बच्ची वेट करते समय, बच्ची ही थी, पता नहीं कैसे ही शहर की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है और जाने के बाद उसे शहर अच्छा लगने लगता है। पता नहीं वो किस धुन में होती है, जो कि एक रेलवे स्टेशन जाके एक ट्रेन में बैठ जाती है। उसको खुद को नहीं पता था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो ट्रेन कहाँ जा रही है, उसे कहाँ पहुंचाएगी, बस वो खुश होती है बाहर जाकर, जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। बट उसकी यह गलती थी। वो उस ट्रेन पे बैठ जाती है। उस ट्रेन में बैठने के बाद वो स्टेशन रुकता है उज्जैन में। वो वहां उतर जाती है। अब वहां उतरने तक रात हो चुकी थी लगभग, और वो देखती है कि अब यहाँ आगे जाने के लिए लोग ऑटो या टेम्पो का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक टेम्पो वाले को बुलाती है, वो उस पर बैठ जाती है। तो टेम्पो वाला उसे पूछता है अमूमन कि तुम्हें जाना कहाँ है, जो अक्सर टेम्पो वाले पूछते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो उसको कुछ पता ही नहीं था उस शहर के बारे में, तो वो चुप चुप रहती है। दोबारा तिबारा पूछने पर वो कुछ जवाब नहीं देती, तो वो ऑटो वाला उसे उतार देता है। वो दूसरा टेम्पो पकड़ती है। दूसरे टेम्पो पे वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो कहती कि मुझे कुछ आगे छोड़ दीजिए। तो बोलते हैं कहाँ आगे छोड़ दें, तो वो उसके पास उसका भी कोई जवाब नहीं होता है। जब पैसों की बात होती है कि कितना चार्ज लगेगा, तो उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। ये सब देखते हुए वो ऑटो वाला भी उसे अपने ऑटो से उतार देता है। ऐसे ही तीसरा चौथा ऑटो आता है और ऐसे उसे मना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक ऑटो आता है, 5वां ऑटो होता है उसका रोकाया हुआ। वो ऑटो में पहले बैठ जाती है और उसके हाव भाव से, उसकी परेशानी से ड्राइवर जो है वो समझ जाता है कि यहाँ की तो नहीं है और ये इसको पता ही नहीं इसको कहाँ जाना है। वो उस मौके का फायदा उठाता है और बिना ज्यादा कुछ पूछे वो ऑटो चलाने लगता है। आगे कुछ देर जाते ही उसकी नीयत पहले से ही खराब थी और खराब होने लगती है और वो उस बच्ची को परेशान करने लगता है। जब वो बच्ची उसका विरोध करती है तो उसने उसे इस तरीके से मारा, इस तरीके से डराया कि वो उसके बाद एक भी शब्द बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसने उसका गला दबाया, उसके गिरेबान को पकड़ा कि वो कुछ बोल ही ना सके। मतलब बहुत ज्यादा उसको डरा देता है। आगे कुछ जाते हुए एक सुनसान एरिया आता है, वहां पर वो ऑटो को रोकता है और उस बच्ची के साथ उसने रेप किया। कई घंटों तक उसने यातनाएं दी और जब उसको लगा कि अब इस बच्ची को मुझे यहाँ छोड़ कर चले जाना चाहिए, तो वो उसको वही रोड पे ही फेंक के, उसके आधे अधूरे कपड़ों में ही उसे फेंक कर अपनी ऑटो लेकर वहां से चला जाता है। इस समय तक सुबह के कुछ 4-5 बज चुके थे और इस बच्ची ने जब ऑटो पकड़ी थी तब रात के 2 या 3 बजे हुए थे। 2 से 3 घंटे तक वो ऑटो ड्राइवर उस बच्ची के साथ रहता है और उसके साथ गलत काम करता है। सुबह के जब 7-8 बजते हैं तो बच्ची को थोड़ा होश आता है और देखती है वो कि उजाला हो चुका है। उजाला होने पर वो किसी तरह से आगे बढ़ती है कि कोई उसकी मदद करे, उसकी तकलीफ को दूर करे। वो किस दर्द से गुजर रही थी वो वही जानती है। आगे बढ़ती है, जब यह कोई उसकी मदद नहीं करता तब जाके वो पुजारी जो है उसकी हेल्प करते हैं। और ये पूरा मामला अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है और आज लोग उस अपराधी के साथ साथ उन लोगों को भी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने उसे इग्नोर किया। बट हम ये भूल रहे हैं कि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। आज हमारे पास भी या तो टाइम नहीं है या तो हम किसी के पछड़े में पड़ना नहीं चाहते। जैसे आज हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं, वैसे ही उस दिन भी उस बच्ची को 25 सितंबर अभी की ही बात है, उस बच्ची को सबने इग्नोर किया। तो लोग अभी जब ये मामला बाहर आया है तब लोगों का गुस्सा निकल रहा है, लेकिन जब
मदद करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। मेरा ये इस कहानी को आपको बताने का उद्देश्य भी यही है कि जितना हो सके लोगों की हम मदद करने के आगे आए, ये सोचे बिना कि ये कहाँ से है, क्या ये पागल है या नहीं है, एटलीस्ट हम उनकी मदद करें, उसके बाद हम पूरे मामले की जानकारी लें। धन्यवाद।